नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। दिल्ली से लेकर गुजरात तक या यूं कहें तेलंगाना तक केजरीवाल सरकार के आबकारी नीति पर जमकर बहस हो रही है। पिछले 4-5 दिन से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सवाल जवाब, सबूतों, आरोपों की नूरा कुश्ती चल रही है। आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का दौर चल रहा है। बीजेपी आबकारी नीति में घोटाले का सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी सवाल का जवाब ना देकर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगा रही है। बार बार ये कह रही है बीजेपी पर आरोप कि वो आम आदमी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। इधर बीजेपी कहती है कि ना ईमानदारी और ना बिरादरी, जवाब आबकारी पर चाहिए। जवाब एक्साइज डिपार्टमेंट के 25 अक्टूबर 2021 के नोटिस पर चाहिए। केजरीवाल सरकार बताए शराब नीति के इस घोटाले में मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर एक ही कंपनी और उससे जुड़े हुए लोग आखिर क्यों हैं। जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से तुरंत आया, लेकिन फिर से एक सवाल के रूप में आया, आरोपों की बौछार के रूप में आया। मनीष सिसोदिया को शिंदे की तरह तोड़ना चाहती थी बीजेपी। विधायकों को 5-5 करोड़ का ऑफर बीजेपी दे रही है, लेकिन बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को ऑपरेशन बोगस बना दिया, ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया। लेकिन आबकारी नीति में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी हुई कि नहीं हुई, आम आदमी पार्टी इससे अब तक दूरी बनाए हुए है। और इसी बीच सियासी नूरा कुश्ती में एक और एंगल जुड़ गया। तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को आज केसीआर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी को बीजेपी केजरीवाल और केसीआर की दोस्ती से जोड़कर देख रही है, दिल्ली के शराब नीति घोटाले से जोड़ रही है। केसीआर की बेटी के कविता का भी दिल्ली के इस शराब नीति घोटाले में नाम शामिल है। बीजेपी आरोप लगा रही है, इसलिए तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष को केसीआर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी करेगी, परंतु यदि उनका इस विषय से कोई लेना देना नहीं है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय बंडी जी को उन्होंने गिरफ्तार क्यों किया है? क्या एक सांसद भी हैं वो? उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से अपने विषय के ऊपर प्रदर्शन करने या सत्याग्रह करने या किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनके मन में एक राजनीतिक पूर्वाग्रह है और जिस प्रकार के आरोप है उनके बारे में एजेंसीज सक्षम है ये तथ्य की गहराई तक पहुंचने के लिए। अब सवाल उठते हैं कि शराब घोटाले के तार आखिर कहां तक फैले हुए हैं, कहां की सरकार से इसका लिंक है। और आम आदमी पार्टी जिस ऑपरेशन लोटस के रट लगा रही है, कहीं वो फोकस शिफ्ट करने का कोई सियासी हथकंडा तो नहीं है। लेकिन उससे बड़ा और अहम सवाल तो ये है कि दिल्ली में शराब बनाने वाले को ही शराब बेचने का ठेका कैसे दे दिया गया, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर कैसे हो गया। ठेके पर उठी सरकारी आपत्ति पर आम आदमी पार्टी ने जवाब क्यों नहीं दिया। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी विधायकों को 5-5 करोड़ का ऑफर का सच क्या है? क्या वाकई में कोई ऐसा ऑफर गया है? और अगर वाकई में गया है तो फिर सबूत कहां है? घोटाले की आड़ में सरकार गिराने की क्या कोई प्लानिंग चल रही थी? घोटाले के दाग धोने के लिए क्या ऑपरेशन लोटस का एक नया दांव चला गया है? यह दावा किया गया है जिससे कि ध्यान भटकाया जाए और आबकारी नीति से फोकस शिफ्ट हो जाए। दिल्ली का घोटाला तेलंगाना तक कैसे पहुंचा, इन आरोपों पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या क्या आरोप प्रत्यारोप हुए वो आपको पहले दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चला के दिल्ली की सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की। ये उनकी मोडस ऑपरेंडी है, ये उनकी कार्यशैली है। सबसे पहले पार्टी के अंदर नंबर 2 के नेता को अंकित किया गया कि मनीष सिसोदिया पार्टी के नंबर 2 के नेता हैं। इनको टारगेट किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आम आदमी पार्टी के पास फोन आ रहे हैं। 5-5 करोड़ रुपए के ऑफर आम आदमी के विधायकों को दिए जा रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। मीडिया के हमारे मित्रों ने बहुत सवाल उठाए, सबूत कहां है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें क्या जरूरत है आम आदमी पार्टी की, हम इनको क्यों लेंगे,
इनको तो हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे। और उसके बाद जो ऑपरेशन लोटस का पर्दाफाश भारतीय राजनीति में हमने किया, इससे बड़ा पर्दाफाश आज तक किसी ने नहीं किया होगा। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, आबकारी पे जवाब दीजिए, इधर उधर भागने का प्रयास मत करिए। वो ईमानदारी से लेके बिरादरी तक हर प्रकार की बात का जवाब देंगे, पर आबकारी पर अपनी बदकारी का जवाब नहीं देंगे। हमें जवाब उनसे एक्साइज पॉलिसी पर चाहिए। हमारा विषय यह है, आबकारी पे जवाब चाहिए, इधर उधर की किसी बात के ऊपर कोई बात नहीं। टेक्निकल का जवाब टेक्निकल चाहिए। ये बताइए, वो उनकी कही कितनी बातों पे चेंज किया जा सकता है? मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, कट्टरता के साथ कहा था। सारी संसद चोर है, कट्टरता के साथ कहा था। कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं लूंगा, कट्टरता के साथ कहा था। शीला दीक्षित जी को बेईमान, कट्टरता के साथ कहा था। 49 दिन के बाद कहा था गलती हो गई, कट्टरता के साथ कहा था। बंगला नहीं लूंगा, कट्टरता के साथ कहा था। सुरक्षा नहीं लूंगा, कट्टरता के साथ कहा था। तो एक कहावत है ना, कही न जाए का कहिए। उनकी कही बातों के ऊपर क्या कहा जाए, इसलिए उनकी बात की विश्वसनीयता ही नहीं है कि उनकी बात का कोई तथ्यात्मक जवाब हो सके। तो चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और थोड़ी देर में सांसद बीजेपी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी भी बतौर प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत संजय सिंह जी आपका। मैं शुरुआत आप ही से चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। संजय सिंह जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मुहिम के दौरान मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, जब भी अच्छा संजय जी, पहले आप मुझे बताया, आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं? संजय जी, चलिए ठीक है, एक बार फिर से हम जरा लिंक कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से सवाल उठाया गया कि मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर एक ही कंपनी कैसे हो सकती है, और संजय जी तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है। संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी, बहुत स्वागत सर आपका। मैं ये कह रही थी सर, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मुहिम में जब आप सभी लोग साथ जुड़े हुए थे, आप लोग जब भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे बड़े से बड़े व्यक्ति पर, चाहे वो पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, तो बहुत सारे सबूतों को लेकर आप हमेशा मीडिया के सामने आते थे, कच्चा चिट्ठा खोलकर रखते थे। लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई, मनीष सिसोदिया इतना बड़ा, इतना गंभीर, इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें ऑफर दिया जा रहा है, आम आदमी पार्टी तोड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन एक भी तथ्य उन्होंने सामने नहीं रखा, क्यों? देखिए, कल से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। कल से पूरी बीजेपी रो रही है कि जो प्रयोग इन्होंने शिंदे पर सफल किया, वो प्रयोग सिसोदिया ने फेल कर दिया। कल से पूरी बीजेपी रो रही है कि उनका ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस साबित हो गया। जो इन्होंने गोवा के अंदर तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, उत्तरांचल के अंदर तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, उत्तराखंड में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, वो प्रयोग सिसोदिया ने फेल कर दिया। और आपको याद रखना चाहिए, आपके दर्शकों को भी याद होगा, मुकुल राय पर ईडी की नोटिस हुई, बाद में वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। शारदा स्कैम और नारदा स्कैम भूल जाते हैं। वाटर घोटाला लगाया हेमंत विश्व शर्मा पर बीजेपी ने ही, बाद में उनको शामिल कर देते हैं, आसाम का मुख्यमंत्री बना देते हैं। अजीत पवार पर सिंचाई घोटाला लगाया बीजेपी ने, बोले पवार साहब चक्की पिसिंग, सुबह 6:30 बजे उसी अजीत पवार के साथ शपथ ले लेते हैं। तो जो बीजेपी में चला जाता है वो पाक साफ हो जाता है। इनके नापाक इरादों को सिसोदिया जी ने दिल्ली के अंदर बेनकाब कर दिया और बताया कि किस तरीके से उनको सीबीआई की धमकी देकर, सीबीआई की जांच में फंसाकर तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। देखिए संजय जी, मैं फिर आपसे ये कह रही हूँ, कैसे किया? ठीक, मैं संजय जी आपसे यही कह रही हूँ कि आप जो बातें कह रहे हैं, अगर मैं इन तमाम बातों पर बीजेपी से जवाब भी ले लूं, लेकिन तब भी सवाल तो वहीं आकर खड़ा हो जाता है। ये फिर इतनी नजरे इनायत मनीष सिसोदिया ऐसे तोड़फोड़ करने वालों पर क्यों कर रहे हैं? आप एक्सपोज कर दीजिए आज बीजेपी को कि इस व्यक्ति ने फलाने वक्त पर यह मैसेज दिया, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है। आज आप एक्सपोज कर दीजिए इंडिया टीवी के माध्यम से बीजेपी को।
2014-15 में जब हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे 5 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, 5 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, विधायकों को खरीदा जा रहा है, विधायकों को तोड़फोड़ किया जा रहा है, किस मीडिया ने हमारी बात मानी थी बताइए आप जरा। एक चैनल ने बता दीजिए मानी थी बात, एक चैनल ने बता दीजिए जिसने बात मानी हो, एक बीजेपी के नेता को बता दीजिए जिसने बात मानी हो। बात कब मानी? जब हमने दिनेश मोहनिया के जरिए स्टिंग ऑपरेशन सामने कर दिया कि देखिए बीजेपी का नेता कैसे हमारे विधायक को खरीदने की कोशिश कर रहा है। इंतजार कीजिए, समय के साथ सब कुछ सामने करेंगे। लेकिन सिंधिया पे जो प्रयोग किया, सिंधे पे जो प्रयोग किया, वो प्रयोग सिसोदिया ने फेल कर दिया। हकीकत ये है, बौखलाहट ये है, परेशानी ये है, दिल्ली में इनका प्रयोग सफल नहीं हो पाया। ये तोड़फोड़ जो अलग राज्यों में करते थे 50-50 करोड़ के विधायक खरीद के, आज क्या हो रहा है महाराष्ट्र की विधानसभा में? विधायक घुस रहे हैं, बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, 50 खोके ये चल रहा है। ठीक, यही हकीकत है। जनता वोट देकर किसी की सरकार बनाती है प्रचंड बहुमत से, ये लोग लग जाते हैं तोड़फोड़ करने में। सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, आपके लगाए हुए तमाम आरोपों का जवाब अब हम उनसे ले लेते हैं। सीधा आरोप आम आदमी पार्टी का, सुधांशु जी, कि आपका ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस बना दिया है मनीष सिसोदिया ने। आप उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे थे, पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पानी फेर दिया इरादों पर। देखिए, आज जो आम आदमी पार्टी ने बड़ा तथाकथित बहुप्रचारित प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या दिखाया? कोई 2014 का एक टीवी चैनल की क्लिप दिखाई। वास्तविकता यह है कि ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन फोकस ऑन एक्साइज ड्यूटी। देखिए, जब इनसे आबकारी पे सवाल पूछा जाता है तो कभी ईमानदारी की दुहाई देते हैं, कभी बिरादरी की दुहाई देते हैं, पर आबकारी पर की गई बदकारी का जवाब देने को तैयार नहीं है। कभी लोटस कह के फोकस हटाने का प्रयास करते हैं। आज सीधा सवाल जनता यह पूछ रही है कि कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसने अपने को ही अपना सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दे रखा है, जैसे कांग्रेस के प्रधानमंत्री अपने को भारत रत्न दे देते थे, वैसे इन्होंने अपने को स्वघोषित स्वयंभू कट्टरता के, ईमानदारी के एकमेव स्वघोषित सेल्फ एंड वन एंड ओनली कॉपीराइट होल्डर। ये तो वो पार्टी है ना जो कहती थी आरोप लगते ही हमको इस्तीफा मांगना चाहिए, आरोप लगे और इस्तीफा दो। आज जब उनसे सीधे सवाल पूछा जा रहा है, और यह ऐसी बात नहीं है, बाकायदा टेक्निकल जवाब मुद्दा उठाया गया, टेक्निकल मुद्दे का जवाब टेक्निकल दीजिए, पॉलिटिकल देने का प्रयास मत करिए। और जो इन्होंने कहा 2014, तो मैं पूछना चाहता हूं, सितंबर 2014 की बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने आज कही। मई 2014 में, अभी संजय जी कह रहे थे, किसी मीडिया ने उठाया, मान्यवर 2014 के चुनाव में सारे मीडिया चैनलों में मिलाकर जितने मिनट्स आपको मिले थे उतने वोट पूरे भारत में नहीं मिले आप, और आप मीडिया के ऊपर दोष देने का प्रयास कर रहे हैं। और 2014 सितंबर की डेट बहुत अच्छी याद दिलाई। यह बताइए कि उसके बाद कितने लोग इनकी पार्टी छोड़ के गए। प्रशांत भूषण ने छोड़ी, जोगेंद्र यादव जी ने छोड़ी, उसके बाद चाहे साजिया इल्मी हो, चाहे अश्विनी उपाध्याय हो, और कितने कितने लोग उत्तर से दक्षिण, यहां तक कि मुझे चाहिए जन लोकपाल वाली पार्टी में एक लोकपाल भी थे एडमिरल रामदास, सब छोड़ के चले गए। जनाब 2014 से 2022 तक जमुना में बहुत पानी बह चुका है। सबको दिखाई पड़ता है कि आम आदमी पार्टी की वो गति हुई कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। अब तो आपके संस्थापक सदस्यों का विश्वास नहीं रह गया आपके ऊपर, अब आप उसके लिए ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं। बताइए, आपके साथ झंडा उठाकर, मतलब किरण बेदी से लेके प्रशांत भूषण से लेके जितने लोग, योगेंद्र यादव छोड़े, ये क्या ऑपरेशन लोटस था क्या? अरे हकीकत में साहब, आपके अंदर की जो हालात थी और जो कुछ आपने छल छद्म का भ्रम बनाया हुआ था, उससे आप ही के लोग अलग हो गए। इसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं था, और उसी प्रकार भ्रम का वातावरण बनाकर आज आप आउट ऑफ फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वह सफल नहीं हो रहा है। जनता का फोकस आबकारी का, हमारा फोकस आबकारी के सवालों पर। ठीक है, तो फिर हम एक काम करते हैं संजय सिंह जी, सुधांशु जी, कि हम एक एक करके आरोपों पर ही आ जाते हैं। संजय जी, देखिए, आज जब सुधांशु जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर 2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे पूछा कि एक ही कंपनी
मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूशन का काम कैसे कर सकती है, इसे लेकर पहले आपकी पार्टी से हम जवाब ले लेते हैं। संजय जी, इस पर आप एकदम पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। देखिए, इन्होंने जितनी बातें कही हैं सबका जवाब दे दूंगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन अभी इनको प्रशांत भूषण जी की याद आ गई, तो अभी जब ये दोबारा जवाब देंगे तो इनसे पूछ लीजिएगा कि प्रशांत भूषण जी के जो सद्विचार नरेंद्र मोदी जी के बारे में समय समय पर आते हैं, उससे सुधांशु त्रिवेदी जी सहमत है या असहमत है, ये बात कहलवा लीजिएगा। दूसरी बात क्या कहने लगे, ये कहते थे कि आरोप लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं, और उदाहरण हो तो आप भी बताइएगा। कोई ईडी नहीं गई थी, कोई सीबीआई नहीं गई थी, कोई एसीबी नहीं गई थी, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा नहीं पड़ा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री को बर्खास्त किया। भगवंत मान के पास कोई ईडी सीबीआई नहीं गई थी, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं गया था, कोई एसीबी नहीं गई थी। उन्होंने अपने मंत्री के ऊपर कार्रवाई की और उनको निकाला, बर्खास्त किया। आप हिंदुस्तान की आजादी के बाद एक उदाहरण बता दीजिए जिस पार्टी ने अपने 2 मंत्रियों को बगैर किसी बाहरी एलिगेशन से पहले खुद से निकाला हो। अब आ जाते हैं इनके आरोपों के ऊपर। आप याद कीजिए क्या कहा था इन्होंने जब 2015 में छापा मारा था। केजरीवाल के पास बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिल गया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिल गया। सारे टीवी चैनल्स पे चिल्लाए, जोर जोर से चिल्लाए। उनके दफ्तर पे सीबीआई चली गई है, अब कोई नहीं बचेगा, सबको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। 7 साल हो गए, आज देश को बताइए सुधांशु जी क्या मिला अरविंद केजरीवाल के दफ्तर से। मनीष सिसोदिया के घर गए, सीबीआई का छापा मारा, बोले बहुत बड़ा घोटाला मिल गया मनीष सिसोदिया के ऊपर। आज सुधांशु जी पूरे देश को आप बताइए, खुलासा कीजिए क्या निकला मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे में। अभी 14 घंटे फिर से आपने इस आबकारी नीति को लेकर, जिसको आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, 14 घंटे जन्माष्टमी के दिन मनीष सिसोदिया के घर आपने छापा मारा। आप बताइए कितनी संपत्ति निकली, कितने करोड़ रुपए निकले, कितना सोना निकला, कितने कागजात आपको बरामद हुए। आप बताइए 31 ठिकानों पे आपने छापा मारा, क्या क्या आपको मिला। आपने 40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला। इसी तरीके से उस समय भी चिल्ला रहे थे बहुत बड़े अपराधी हैं, बहुत बड़े आरोपी हैं, इनको तो फांसी हो जाना चाहिए, इनको तो बिल्कुल घर से निकलने नहीं देना चाहिए, इनकी जगह जेल में है। ठीक है, लेकिन संजय जी, हाई कोर्ट से लेके दिल्ली के कोर्ट तक वो सब के सब बरी हुए। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, ये जवाब आज इनको पूरे देश को देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सत्येंद्र जैन पे, चलिए ठीक है, सत्येंद्र जैन पर सीबीआई की सर्विसेज के मामले में 3 साल तक जांच चली। बोले बहुत बड़ा घोटाला कर दिया सर्विसेज के अंदर। 3 साल के बाद सीबीआई ने कह दिया सत्येंद्र जैन पे कुछ नहीं निकला। जैसे आपकी पुरानी जांचों में कुछ नहीं निकला, ऐसे ही इस जांच में भी कुछ नहीं निकलेगा। आपका मकसद केजरीवाल को रोकना है। आपका मकसद है केजरीवाल कैसे दिल्ली जीत गए, पंजाब जीत गए, गुजरात पहुंच गए। आपका मकसद है कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति केजरीवाल फैला रहे हैं, कैसे जनता को निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। इस पर आपकी जांच का। अब आ जाते हैं इस आबकारी नीति पे। पहले क्या बोले, मैं इसी से जुड़ा हुआ मैं थोड़ा छोटा सा मेरा सवाल ले लीजिए संजय जी। आपने कहा कि ये आबकारी नीति, एकदम विस्तार से आबकारी नीति को लेकर ही सवाल है सर। आबकारी नीति अगर वाकई में अच्छी थी तो इसे वापस क्यों ले लिया गया? बीजेपी ने तो पूछा, देने तो दीजिए, क्यों ले लिया आपने नीति वापस? आप वो बोल रहे थे तो आपने एक बार भी उनको नहीं टोका। मुझसे 5 मिनट ज्यादा टाइम उनको दीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे पूरी बात तो कर लेने दीजिए, उनके आरोपों का जवाब तो दे। हाँ बिल्कुल आप दीजिए। मैं तो आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि उस आबकारी नीति को जिसे आप इतना मुनाफे का सौदा बता रहे हैं, वो आबकारी नीति क्यों वापस ले ली गई, ये भी एक सवाल है। इसी को जोड़ते हुए जवाब दीजिए। अब आपका सवाल हो गया, और आपका सवाल हो गया ना। पहले इन लोगों ने कहा 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर इनके दूसरे नेता ने कहा 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर इनके एक नेता ने कहा 144 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर इनके एक नेता ने कहा 30 करोड़ का घोटाला होगा, एयरपोर्ट में घोटाला हो गया। अरे भैया, जो शराब नीति 10,000 करोड़ की है ही नहीं, उसमें 10,000 करोड़ का घोटाला कहां से हो गया? 144 करोड़ आपने कहा, यह सीबीआई की एफआईआर है, दिखाइए 144 करोड़ का फिगर कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? आप भी अपने दर्शकों को दिखाइए, देश को पता होना चाहिए।
इन्होंने क्या कहा, गली गली में ठेके खुल गए, गली गली में ठेके खुल गए। इतना सार्वजनिक झूठ बोलते हैं ये लोग। 849 ठेके पुरानी शराब नीति में थे, नई शराब नीति में 644 ठेके खुले, और जो एलजी साहब ने एमसीडी की परमिशन और डीडीए की जगहों पे ठेका न खोलने का प्रावधान लगाया, उसकी वजह से मात्र 468 ठेके खुले। दिल्ली में ना पहले जो ज्यादा ठेके थे, ना उसके बाद जो ठेके खुले वो तो 400 कम खुले। लेकिन आप फैलाते हैं। फिर क्या कहा, 18 साल, मेरे साथ एक चैनल पे सुधांशु जी ने कहा दिल्ली में शराब पीने की उम्र 18 साल कर दी, 18 साल कर दी। दिल्ली में शराब पीने की उम्र 18 साल है ही नहीं, 25 साल से 21 साल की, जो यूपी में भी है, हरियाणा में भी है। मेरे सवाल का तो जवाब आया नहीं के साथ कि इतनी अच्छी नीति थी क्यों वापस ले ली सर? इतनी अच्छी नीति थी क्यों वापस ले ली? चलिए सुधांशु जी, छोड़ूंगा नहीं। नहीं, आप सुनिए, आप धारा प्रवाह बोलते जाएंगे और अगला मेहमान केवल इंतजार करेगा सुनने के लिए, तो ये भी तो ठीक नहीं है। सुधांशु जी, पहले तो ये वो सारे, अच्छा चलिए मैं आपको 10 सेकंड और देती हूँ, चलिए बोले। हाँ, एक सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा कि क्यों पुरानी शराब नीति लागू की। आप मुझे बताइए, जब हम पुरानी शराब नीति को नई लागू किए, नई शराब नीति लागू किए, तो इन लोगों का पुरानी शराब नीति क्यों बदल दी? बैजल साहब ने क्लॉज लगाया एमसीडी से परमिशन लेनी होगी, बैजल साहब ने क्लॉज लगाया डीडीए की जगहों पे नहीं खोल सकते, बैजल साहब ने प्रावधान कर दिया जिसकी वजह से 400 ठेके खुले नहीं। अब हम पुरानी शराब नीति लेके आ गए, कह रहे हैं पुरानी शराब नीति क्यों लेके आ गए? तो एक ही चीज का कितनी बार जवाब दिया जाए? ठीक है, चलिए आप बताइए ना, क्यों ऑपरेशन लोटस यहां पे करना चाहते थे? क्यों वो ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस बन गया? ठीक है, सुधांशु जी। देखिए, पहली बात तो मैं संजय जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2 बातें ईमानदारी से स्वीकार कर ली कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने शराब पीने की आयु 25 से घटाकर 21 की थी, यानी 4 साल कम किया, वो स्वीकार कर लिया। यद्यपि हम लोगों ने कहा था एज कम किया है, यदि इनको यह भी लगता है चलिए 3 की बजाय 4 साल कम किया है, यदि किसी ने कह भी दिया होगा 21-18, तो 4 साल कम करने की स्वीकारोक्ति कर ली। दूसरी बात, मैं इनको इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि इन्होंने एक प्रकार से यह मान लिया कि जब इन्होंने राजनीति शुरू की थी और बड़े जलवाए जलाल से कट्टरता के साथ कट्टर ईमानदार होते हुए कहा था कि आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, अब इन्होंने अपनी इतनी लंबी व्याख्या या तकरीर में अपने उस समय के आधार को चिन्ने चिन्ने उड़ा दिए कि आरोप लगते ही इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है जब तक जांच ना हो जाए। या तो आप तब गलत थे या अब गलत हैं, या तब छल कर रहे थे अब छल कर रहे हैं, या तब बाहर थे तो मजा ले रहे थे अब फंस गए हैं तो बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसका निर्णय जनता को करने दीजिए। फिर देखिए, यहां बोगस बात यह है कि फोकस जिस बात पे था कि मुद्दों पे टेक्निकल जवाब मिले, वह टेक्निकल जवाब मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिस विषय के ऊपर बात थी कि कोई भी व्यक्ति उत्पादक, वितरक और संग्रहकर्ता यानी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्रोड्यूसर नहीं हो सकता, प्रकारांतर से भी नहीं हो सकता, बैकडोर होल्डिंग से भी नहीं हो सकता, सिस्टर कंसर्न से भी नहीं हो सकता, जैसा कि आबकारी नीति की पॉलिसी में था, परंतु वह विषय नहीं समझ में आने नहीं दिखाई पड़ता है। तीसरा, मान्यवर, मैंने कोई प्रशांत भूषण के पक्ष में नहीं बोला था, वो तो आपकी आंख के तारे थे। मैंने तो इतना बताया कि आपके चमन से इतने फूल झड़झड़ कर बाहर निकल गए, गिर गिर कर बाहर निकल गए, उसमें सिर्फ लोटस नहीं था भाई, बहुत सारे चांद सितारे थे, वो कहां चले गए उसका जवाब पूछना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि जो आप आरोप लगाने का प्रयास करते हैं वस्तुतः वो आपके अंदर की समस्या है और आज विषय वो नहीं है। कभी आप शिक्षा नीति की बात करने लगते हैं जब आबकारी पे बात की जाए, कभी आप ऑपरेशन लोटस की बात करने लगते हैं, तो कभी बिरादरी की बात करने लगते हैं। मान्यवर, दिल्ली की जनता जानना चाहती है, स्कूल के बस्ते में शराब की बोतल छुपाने का प्रयास मत करिए। मुद्दा शराब की बोतल है, स्कूल का बस्ता नहीं। स्कूल के बस्ते पे हम लोगों को कभी डिस्कशन करना होगा, वो सारी बात की जाएगी। यहां पर मुख्य मुद्दा यह है कि आबकारी नीति में जिस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं, और जो आपने एक और बात कही कि साहब हमने जांच की, अरे हम जांच नहीं कर रहे हैं, जांच एजेंसी जांच कर रही है। आप जांच एजेंसी को क्या मिला, क्या कागज मिला, क्या नहीं मिला, यह जांच एजेंसी पे छोड़ देना चाहिए।
तीसरी बात यह कि आपके जो दावे हैं, मैंने सिर्फ उदाहरण दिए 3-4 कि आपके दावों में से कितने दावों की विश्वसनीयता मानी जाए, क्योंकि आपने स्वयं अपने ही कर्मों के द्वारा एक नहीं अनेक बार अपने पूर्ववर्ती दावों को पूरी तरह खोखला साबित कर दिया, जैसा अभी हुआ इसी डिबेट में कि आरोप लगते ही इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आपकी पूरी बात का यह निष्कर्ष हो गया और यह सिद्ध होता है कि जो आपने पहले बोला था या तो वह अपरिपक्वता थी या वो छल था। अब इसका निर्णय आप बता दीजिए कि आज आपका स्टैंड इतना क्यों बदल गया है, या फिर यह माना जाए कि आप एक इमेच्योर पार्टी हैं जो वक्त के साथ साथ हकीकत का रूबरू होते हुए फिर अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं। इसलिए उन सब विषयों पे अलग बात संजय जी जो बात कह रहे थे सुधांशु जी, आपके द्वारा आरोप उन्होंने को कहा लेकर कि ये जो 144 करोड़ के घोटाले की बात कही जाई थी, कभी 8000 करोड़ की बात की जा रही थी, और अब अगर कॉपी उठाकर देखी जाए तो कहीं पर 3 करोड़, कहीं पर 4 करोड़, कहीं पर 5 करोड़, ऐसे टिडबिट्स में अमाउंट की बात कही जा रही है। और आपके जो दावे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया। अगर वाकई में उससे जुड़े हुए कोई तथ्य मिले हैं तो फिर मनीष सिसोदिया अभी तक आजाद क्यों घूम रहे हैं? देखिए, मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही है, जानकारी हो रही है। वो तो आजाद क्यों घूम रहे हैं, यह भाजपा का काम नहीं है, यह जांच एजेंसी और न्यायालय का काम है। अगर सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं और कोर्ट से उनको बेल नहीं मिल रही है तो भी भाजपा दोषी है, और मनीष सिसोदिया से सिर्फ पूछताछ हुई है और अभी जेल में नहीं गए तो भी भाजपा दोषी है। इस प्रकार के तर्क देना यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी एक विक्षिप्तता की स्थिति में आ गई है, जिसमें जेल में चले जाए तो भी भाजपा दोषी और जेल में नहीं जाए तो साहब तब भी हमारा ही दोष है। इसमें भाजपा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यह पूरी तरह जांच एजेंसियों और न्यायालय के बीच का मामला है। और जिस प्रकार की चीजें हुई हैं उसमें किसमें कितने करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, क्या हुआ है, यह सारा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का काम है। हमने तो सिर्फ टेक्निकल बात पूछी कि यदि रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर ये एक नहीं होना चाहिए और वो एक दिखाई पड़ रहा है तो इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। और यदि 25 अक्टूबर 2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया तो 10 महीने से उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज हम बैठे हुए हैं 23 अगस्त 2022 को, यानी पूरे 10 महीने हो गए। 25 अक्टूबर 2021 का नोटिस, 23 अगस्त 2022, कोई कार्रवाई नहीं और इधर उधर की सारी बातें हो रही। ठीक है सर। ये अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है और किसी भी प्रकार के जो इनके प्रपंच से वो संदेह का निवारण नहीं होता। ठीक है, कुछ सवाल जो सुधांशु जी ने रखे आप उसका जवाब दीजिएगा, और साथ ही टीआरएस और पंजाब कनेक्शन भी अब चूंकि इस पूरे मामले में सामने आ गया है, अगर हम बात करें वहां के 2 नेता दक्षिण के, अब ऐसे एक लाइन आप कहें तो मीनाक्षी जी एक सेंटेंस और बोल दूं यदि अनुमति हो संजय जी के, तो एक वाक्य और बोल दूं जी। इन्होंने ये बात अपनी पंजाब के संदर्भ में कही थी कि कोई पार्टी ऐसी नहीं हो सकती जिसने बगैर किसी जांच के, बगैर किसी ईडी के अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया। तो मान्यवर भारत के इतिहास में कोई ऐसी पार्टी नहीं हो सकती जिसने ऐसे भ्रष्ट मंत्री को अपॉइंट कर लिया हो, अन्यथा आपको अपॉइंट करने के चंद दिनों के अंदर गलती पता लग गई। इससे समझ में आता है कि कितनी अपरिपक्वता, लापरवाही या संदिग्ध तरीके से आप अपने मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। भारत के इतिहास की आप एकमात्र पार्टी है जिसने आते ही कहा सिक्योरिटी विड्रॉ, और सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया। यानी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट क्या थी? सिक्योरिटी को राजनीतिक विषय नहीं है तो इंटेलिजेंस एजेंसी पे होता, और वही आपकी पंजाब की इंटेलिजेंस, भारत सरकार की इंटेलिजेंस तो कह रही थी जिस ढंग से भिंडरावाला की बरसी मनाई गई वो आपकी सरकार को पता नहीं लगा, ना रोक पाए, मगर सबकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर पाए। फिर हाईकोर्ट की फटकार लगी और फिर उसको दोबारा रेस्टोर करना पड़ा। तो ऐसे अद्भुत उदाहरण देने वाले भी आप भारत में इकलौती पार्टी। संजय जी परिपक्वता को लेकर सवाल उठा रहे हैं, और मैं टीआरएस और साथ ही पंजाब का जो अब इसमें इन्वॉल्वमेंट है इसकी क्या सत्यता है? देखिए, भारत के इतिहास की सबसे बेशर्म पार्टी अपने आप को सुधांशु जी मानेंगे क्या? जिस गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से 5 किसान कुचल के मार दिए गए, उसको अभी भी अपने साथ केंद्र में मंत्री बनाए हुए हैं। आप बोलिए कि आप भारत की सबसे बेशर्म पार्टी हैं। आप बोलिए कि येदियुरप्पा पे कई वर्षों तक हजारों करोड़ के माइनिंग घोटाले की जांच चली, भ्रष्टाचार के मामले में निकाला, फिर लाके मुख्यमंत्री बनाया, उसको संसदीय बोर्ड में शामिल कर दिया। आप बोलिए कि व्यापम घोटाले को 17 में आपने बंद कर दिया,
क्योंकि उसमें कई लोगों की जान गई थी। पूरा सच सामने आता तो आपका पूरा चेहरा बेनकाब हो जाता। आप बोलिए कि आप भारत के इतिहास की वो बेशर्म पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए रक्षा सौदे में पकड़ा गया। आप बोलिए भारत की आप वो बेशर्म पार्टी है जो कठुआ के अंदर 6 साल की बच्ची के बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा झंडा लेके 3-3 मंत्री निकलते हैं। आप हमें बेशर्म पार्टी कह रहे हैं। आप माफी मांगिए सुधांशु जी, अपनी पूरी पार्टी से कहिए माफी मांगे। पूरे दिल्ली में और पूरे देश में आप झूठ फैला रहे थे कि दिल्ली में 18 साल उम्र है, उत्तर प्रदेश में 21 साल उम्र, हरियाणा में 21 साल उम्र, दिल्ली में भी 21 साल उम्र और 7 राज्यों में आपके जहां पे आपका शासन है वहां पर 18 साल उम्र। माफी मांगिए। आप कैसी बातें करते हैं? आप बता रहे हैं कि आरोप लगने पर इस्तीफा देने वाली बात से हम पलट गए, और आप किस बात से पलट गए? केजरीवाल के दफ्तर पे जो भ्रष्टाचार आपको मिला था, क्या हुआ उसका? 7 साल हो गए, आपने जवाब नहीं दिया, अभी मैंने सुना नहीं। आप बताइए सत्येंद्र जैन पे जो सर्विसेज के मामले में सीबीआई जांच चली थी 3 साल बाद, आपने क्यों उनको आरोप मुक्त कर दिया? आपने उसके लिए तो माफी नहीं मांगी। आप बताइए आपने 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल में क्यों डाला? एक कुत्ता पकड़ने सोमनाथ भारती का 40 दिल्ली पुलिस वाले गए थे, बाद में बोले इसका जबड़ा चेक करना है, जबड़ा। आप हमको बता रहे हैं उत्पीड़न की जितनी गाथाएं हो सकती हैं, 450 फाइलों की आपने जांच कराई सुंगलू कमेटी बना के, कुछ नहीं निकला उसमें। उत्पीड़न की और अत्याचार की जितनी गाथाएं हो सकती हैं सब आपने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे लाद दिया, और अभी आप कह रहे हैं कि हम ही माफी मांगे। आप नहीं माफी मांगेंगे इतनी सारी झूठी जांचें कराने के लिए? यह किस प्रकार का तर्क है? कभी आप कहते हैं 144 करोड़, जब हमने बता दिया कि 185 करोड़ कोरोना में एमसीडी ने माफ किया, 144 करोड़ दिल्ली सरकार ने माफ किया, एमसीडी की जांच क्यों नहीं हुई? उसका कोई जवाब नहीं देते। जब हमने बता दिया 42,000 करोड़ का डीएचएफएल ने घोटाला किया, 29 करोड़ आपने चंदा क्यों लिया, उसकी किसी जांच की बात आप नहीं करते। जब हम पूछते हैं 5 लाख करोड़ रुपए अपने मित्रों का आपने टैक्स माफ क्यों कर दिया, 10 लाख करोड़ रुपए बैंकों से राइट ऑफ क्यों कर दिया, उसका जवाब आप नहीं देते। हम ही माफी मांगे, हम ही गिरफ्तार हो, हमारी ही सरकार आप तोड़े और हम ही माफी मांगे। ठीक, ये सुधांशु जी बात है। सुधांशु जी देखिए, ये बड़े मजे की चर्चा है। आरोप का जवाब आरोप से है, आरोप का जवाब प्रत्यारोप से है। जवाब दोनों पार्टी से उम्मीद हम करते हैं, दर्शक करते हैं। सुधांशु जी देखिए, आपने देखा बोगस शब्द का प्रयोग करने वालों का फोकस कितना छितरा गया। आबकारी पर एक शब्द नहीं बोला, इधर उधर बाएं दाएं सब बातें बता दिया। इससे साफ समझ में आ गया कि फोकस पूरी तरह ब्लर्ड हो चुका है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, कौन आपसे माफी मांगने को कह रहा है? आप तो एलानिया कानूनी माफीवीर हैं भाई। आप तो वो पार्टी हैं जिसने नेताओं पर अनर्गल आरोप लगाने के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे हमारी पार्टी के नितिन गडकरी जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी हों, या कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी हों। आपके राष्ट्रीय संयोजक सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांग चुके हैं। आप माफी 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 कह रहे, कौन माफी मांगने कह रहा है? आपसे ज्यादा प्रामाणिक माफी मांगने वाला तो भारत के राजनीतिक इतिहास में नहीं हुआ होगा जिसने न्यायालय में हलफनामा देके गलती करके माफी मांग ली हो। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपकी बात की विश्वसनीयता पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, और केवल 9 वर्षों के अल्पकाल खंड में जो आपका आचरण रहा है, आप आए थे इस बात पे कि राजनीति में जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता का संकट है, उसको मुद्दा बना के आए। और अगर मैं ईमानदारी से कहूं कि सबसे बड़ी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी किसी पार्टी ने अपने आचरण में दिखाई है, सबसे बड़ा यदि विश्वसनीयता का संकट दिखाया है, सबसे ज्यादा बार इन 9 सालों में दर्जनों बार अपना स्टैंड चेंज किया है, तो वो आम आदमी पार्टी है। और आप ही वो पार्टी है जो कहते थे राजनीति आने से पहले ये कोई एक दूसरे पे कार्रवाई नहीं करेगा, सब मिले हुए हैं जी, ये सब एक दूसरे का भ्रष्टाचार बचाते हैं। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब कार्रवाई हो रही है,
आप दूसरों का भ्रष्टाचार कितना बता रहे हैं? अभी आपसे पूछा जाएगा तो आप चैनलों में कह चुके हैं कि साहब शीला दीक्षित जी के बारे में तो एसीबी ही सब कुछ कर सकती है, हम सरकार होकर कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो मान्यवर, वो जो बक्सा भर सबूत सरकार में आने से पहले आप बताते थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जारी कर दीजिए कि भाई एसीबी कार्रवाई नहीं कर रही है, यह है शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत। वो जो 2013 में बक्से में लेके घूमता था और जो मैं ऑटो के पीछे लिखा रहता था, वो भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी देखिए कितनी मजेदार बात, 2021 में जब सिंगापुर की सरकार को लेकर सेकेंड वेव के बारे में एक बयान आया था, इस पे सिंगापुर सरकार ने आपत्ति दर्ज की थी, तो भारत सरकार ने सफाई दी थी, क्योंकि उस समय केजरीवाल जी ने सिंगापुर वेरिएंट बोल दिया था। मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देखिए क्या इन्होंने बोला था। सिंगापुर से प्यार रखना होगा तो यह भारत सरकार करे, हमें सिंगापुर से कोई लगाव नहीं है, हमें तो अपने बच्चों की जान बचानी है। बच्चों का वैक्सीन इन्होंने जाके भेज दिया। उसी सिंगापुर में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी, मुख्यमंत्री होके महापौर की कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए इतने नालायक थे कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमें सिंगापुर नहीं जाने दिया, चीफ मिनिस्टर होके मेयर की कॉन्फ्रेंस में। देखिए गजब का अंतर है 1.5 साल के अंदर। देखिए सिंगापुर से प्रेम किसका, और उसके बाद उस समय कहा था कि बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। अप्रैल 2021 तक भारत तो छोड़िए, दुनिया में बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था। इसीलिए क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है, इसीलिए विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ है, और आप लोगों के आचरण से वो उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इस डिबेट में हमारे राज्यसभा के सम्मानित सांसद संजय सिंह जी ने पिछले वक्तव्य में सब कुछ बोला, आबकारी पे नहीं बोला। मैं इसलिए कह रही हूँ क्राइसिस ऑफ आंसर भी हो रहा है। हम जवाबदेही के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी तक हमें ये जवाब नहीं मिल पाया कि घोटाला कहाँ हुआ, कितने का हुआ, किसने किया, कैसे किया, कौन कौन इसमें लिप्त है। अब संजय जी, आपसे जब ये सवाल पूछा जाता है कि मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर सब एक कैसे हो जाता है, तो आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं और बीजेपी भी पलटवार करती है, आप पर आरोप लगाती है। कोई तो जवाब दे कि घोटाला कितने का हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, और उस आबकारी नीति में जो बड़ा मूल सवाल जो सुधांशु जी ने आज पूछा, उसका जवाब दें आप। तो ये लोग बार बार कितने तरह के सवाल पूछ रहे हैं, कितनी तरह से अपनी बातों को पलट रहे हैं। मैंने तो आपके चैनल पे बता दिया, पहले बोला 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर बोला 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर बोला 144 करोड़ का घोटाला हुआ। जब हमने बता दिया भैया कोरोना के समय में सबने लाइसेंस माफ किया, हरियाणा ने भी किया, मध्य प्रदेश ने भी किया, राजस्थान ने भी किया, कर्नाटक ने भी किया, रेलवे मिनिस्ट्री ने भी किया, हमने भी किया, आपकी एमसीडी ने भी 185 करोड़ की माफी की, तो 144 करोड़ का घोटाला खत्म हो गया। हमने कहा भाई सीबीआई के एफआईआर में दिखा दो 144 करोड़ का घोटाला, बोले नहीं दिखा रहे, है ही नहीं है, उसमें लिखा ही नहीं है। फिर बोले 30 करोड़ का घोटाला हो गया। फिर जब हमने बता दिया भाई 235 करोड़ का ठेका था एयरपोर्ट का, 235 करोड़ ही दिल्ली सरकार को मिला, उसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि जीएमआर जिसको परमिशन दे उसको ठेका मिलना चाहिए, जीएमआर ने जिसको परमिशन दी उसको ठेका मिला। 30 करोड़ रुपए जिसकी डिपॉजिट राशि थी उसको वापस कर दिया। अब 30 करोड़ के घोटाले का भी बात नहीं करते, अब नया लेके आए रिटेलर, होलसेलर, प्रोड्यूसर, पता नहीं क्या क्या। अरे तो जब सीबीआई जांच कर रही है तो जांच करने दीजिए, आप तो जांच करा रहे हैं ना, सारी जांच कराइए आप। अब मैं आपको बताता हूं क्रेडिबिलिटी का। आपको याद है सुखराम जी का नाम, टेलीकॉम घोटाला, 20 दिन संसद नहीं चलने दी बीजेपी, कहने लगी बहुत बड़े घोटालेबाज है सुखराम जी, 20,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का टेलीकॉम स्कैम कर दिया। और अटल जी कहते थे, स्वर्गीय अटल जी, अब मुझे पता चला पैसा कहां होता है, पैसा तो बेड के नीचे होता है। मैं अटल जी की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन उनकी पार्टी ने क्या किया, उनके चाल चरित्र और चेहरे को बदलते हुए उसी सुखराम को हिमाचल प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बना लिया। अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ इन लोगों ने सरकार बना ली। भारत के इतिहास की पहली पार्टी है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को बुला के पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराती है। आपके स्टैंड का क्या बोले, आपके चाल चरित्र चेहरे का क्या बोले? शराब नीति से क्या लेना देना संजय जी? आपने तो प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ा, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी, चंदा चोरी हुई, उसको भी सार्वजनिक किया, उस पर भी कोई कार्रवाई आप लोगों ने नहीं की। तो हम तो आपके लिए कहते हैं, देखो है दीवानो, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। और राम कहा मामला सर शराब नीति से शुरू हुआ, राम के नाम तक पहुंच गया सुधांशु जी।
शराब नीति से जुड़ के ये कहा पूरा भारत भ्रमण करते हुए आ गया। नहीं, मैं तो बोल ही रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि भारत भ्रमण हो गया। देखिए, मैं दिल्ली फिर से कह रहा हूं। होकर मैं तो तेलंगाना तक ले जा रही थी, पंजाब तक ले जा रही थी, ये पूरा भारत भ्रमण हो चुका है। सुधांशु जी देखिए, लोटस का नाम लेकर बोगस कहने वालों का फोकस कितना परिवर्तन हो गया है वो देखते ही बन रहा है। शराब पे जवाब नहीं देंगे क्योंकि जानते हैं मीनाक्षी जी, इनकी हालत उस शराबी जैसी हो गई है जो ये कह रहा, चूंकि इन्होंने एक पंक्ति बोली तो मैं भी बोल दूं कि इनकी हालत वो हो गई है, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाएं वही राह मुझको दिखाई गई है, वही राह थी एक्साइज पॉलिसी, इसीलिए कदम लड़खड़ाए और जैसे ही शराब का नशा उतरा, होश आया, तुरंत कदम वापस खींचे, क्रीज में एक्साइज पॉलिसी वापस ली। इसलिए हम पुनः विनम्रता के साथ आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इंडो स्प्रिट कंपनी का नाम है, इनरिच कंपनी का नाम है, और अनेक कंपनियां हैं जो एक दूसरे के बैकग्राउंड से मैन्युफैक्चरर भी हैं, रिटेलर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, तो वो एक्साइज पॉलिसी का सीधा सीधा उल्लंघन है। और कई तो ऐसी कंपनियां हैं जिसमें रिटेलर, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर तीनों का एड्रेस भी एक ही है। मतलब तो एकदम खुलेआम उल्लंघन हो गया और 10 महीने पहले आपकी नॉलेज में आ गया है। तो अब अगर आपके शराब का नशा उतर गया हो इस 10 महीने में, या सत्ता की खुमारी उतर गई हो, तो कृपया ये जवाब दे दीजिए, अन्यथा ये शराब बड़ी जालिम चीज है जनाब, इसने बहुतों को डुबोया है, हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में, और आगे लाइनें, जो इसमें डूबे वो न उबरे जिंदगानी में। संजय जी याद रखिएगा, इसमें डूबना बड़ा खतरनाक होता है और आप लोग गलती से इसमें डूब चुके हैं, इसीलिए आप इसके जैसे, मतलब देखिए, अन्यथा मत दीजिए, मैं लाइटर नोट कह रहा हूं, मैं संजय जी पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की स्थिति जानते क्या है, जब आदमी शराब के नशे में होता मीनाक्षी जी, उससे कुछ भी बोलिए वो कुछ और बोलने लगता है। लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, आप उससे पूछिए तुम्हारा क्या हालचाल है, अरे वो कहेगा मैंने तो कमाल कर दिया, मैंने फलाना मैच जीत लिया, तुमने ये कर दिया, और अगर नाराज हो जाए तो पता नहीं क्या क्या आरोप लगाने लगता है, तुम्हारी तो मौसी की चाची का फलाना ढिमाका था। आज कमोबेश वही स्थिति। संजय जी, सुधांशु जी, अब तो मुझे दर्शकों से ये कहना पड़ेगा, यारो मुझे माफ करना, मैं नशे में नहीं हूं, लेकिन जवाब आज की तारीख में तो मिलना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शरीक होने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।